हेलो एवरीवन, हम डिटेल में अभी स्टडी करेंगे 11th क्लास के 17th चैप्टर को, जिसका नाम है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, तो हम देखते हैं हमारी एनसीईआरटी में इसके बारे में क्या लिखा है। तो एज़ यू हैव रीड अर्लियर, उन्होंने ये कहा है कि तुम पहले पढ़ चुके हो किसके बारे में, ऑक्सीजन इज़ यूटिलाइज बाय द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो ऑक्सीजन जो है वो यूटिलाइज हो रहा है ऑर्गेनिज्म के थ्रू। क्यों हो रहा है? इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन, मतलब ये ब्रेक डाउन करते हैं इनडायरेक्टली। किसको ब्रेक डाउन करते हैं? फूड को। ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो फूड के साथ बाइंड हो जाता है, और जैसे ही हमारे सेल के अंदर जो फूड प्रेजेंट है वो जैसे ही ऑक्सीजन के साथ बाइंड होगा तो वो ब्रेक डाउन होना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, ब्रेक डाउन होके वो क्या करते हैं, सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं फूड को। ठीक है, जो हम खाना खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उसके अंदर। जैसे कि हम रोटी खा रहे हैं तो रोटी में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है, पर जैसे ही हम रोटी को खाते हैं हमारी बॉडी के अंदर जाता है, और जब वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल मॉलिक्यूल्स। किस में होगा? ग्लूकोज में। जैसे कि हमने दाल ली है, ठीक है, दाल में क्या होता है, प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन जो है वो जैसे ही ऑक्सीजन के साथ बाइंड होगा वो किस में कन्वर्ट होगा, एमिनो एसिड्स में। ठीक है, हम घी लेते हैं खाने में, तो घी में क्या होता है, लिपिड प्रेजेंट होता है, फैट प्रेजेंट होता है। ठीक है, फैट किन से मिलके बना होता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से। ठीक है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फैटी एसिड में। ठीक है, हमने डाइजेशन में इसे डिटेल में किया था कि कैसे एंजाइम जो होते हैं उनको ब्रेक डाउन करते हैं। आई होप आपने वो वाला चैप्टर अच्छी तरह से समझा होगा। ठीक है, अब हम आगे ब्रीथिंग करते हैं। देखो अब आगे क्या है, तो ऑक्सीजन का क्या पर्पस होता है, फूड के साथ बाइंड करके इनको ब्रेक डाउन करने का क्या पर्पस है। तो जो ये फूड जो है, जो मॉलिक्यूल्स जो उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर क्या होता है, बॉन्ड, मतलब मॉलिक्यूल्स आपस में बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे से अटैच होते हैं। ठीक है, बाइंड होते हैं। तो जब वो फूड ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो जाता है तो वो उस बॉन्ड को क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। और जैसे ही वो बॉन्ड ब्रेक डाउन होते हैं, जैसे ही वो सिंपल में कन्वर्ट होते हैं तो उसमें से एनर्जी निकलती है, और उसी एनर्जी का प्रयोग किया जाता है वेरियस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। आई होप आप ये फर्स्ट लाइन जो है अच्छी तरह से समझ गए होंगे। क्या बताया इन्होंने ये कहा है कि ऑर्गेनिज्म के थ्रू ऑर्गेनिज्म जो है वो ऑक्सीजन को यूटिलाइज करता है और फूड को सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है ताकि उसे एनर्जी मिले और उस एनर्जी का वो यूज़ करे एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट लाइन में ये क्या कह रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ हार्मफुल। देखो ऑक्सीजन जैसे ही फूड के साथ बाइंड होगा एनर्जी तो निकलेगी। ठीक है, एनर्जी तो हमें मिल ही रही है। ठीक है, साथ में हमें क्या मिलता है, CO2। अब वो CO2 क्या है, बहुत ही हार्मफुल है। अब हार्मफुल है तो उसे रिलीज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे ही हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड जो अंदर जो हमारी बॉडी के अंदर बना है वो क्या है, रिलीज़ आउट हो जाएगा। ठीक है, तो फूड के ब्रेकडाउन की वजह से ये बना है CO2, इसलिए इन्होंने यहाँ पे क्या लिखा है, अबव कैटाबोलिक रिएक्शन। ठीक है, मतलब इन्होंने ये कहा है जैसे कि ऑक्सीजन फूड के साथ बाइंड होगा कुछ एनर्जी निकलेगी और CO2 प्रोड्यूस होगा। ठीक है, कैटाबोलिक रिएक्शन के थ्रू, मतलब जो रिएक्शन होती है उसको कैटाबोलिक रिएक्शन बोलते हैं, और कैटा का मतलब होता है ब्रेक डाउन। अब आप आगे देखते हैं, इज देयरफॉर एविडेंट दैट O2 हैज़ टू बी कॉन्टीन्यूसली प्रोड्यूस। अब इन्होंने क्या कहा है कि O2 जो है वो कॉन्टीन्यूसली प्रोड्यूस होता है। ठीक है, सॉरी, कॉन्टीन्यूसली उसे हम प्रोवाइड करते हैं सेल को। ठीक है, और जैसे ही O2 कॉन्टीन्यूसली अंदर जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, CO2 भी बन रहा है हमारे सेल के थ्रू। अब सेल को उसकी, हमारी बॉडी को उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो हार्मफुल है हमारे लिए, तो हम क्या करेंगे, उसको रिलीज़ आउट करेंगे। यही जो एक्सचेंज हो रही है गैसेस O2 का एटमॉस्फेयर से, O2 का हमारी बॉडी के अंदर, और हमारे बॉडी के अंदर से CO2 जो प्रोड्यूस हो रही है उसको बाहर निकालना, रिलीज़ आउट करना, हम उसे क्या कहते हैं, ब्रीथिंग। ठीक है, तो ब्रीथिंग क्या है, प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम एटमॉस्फेयर विद CO2 प्रोड्यूस बाय द सेल इज कॉल्ड ब्रीथिंग, और कॉमन हम उसे क्या बोल देते हैं, रेस्पिरेशन।
आई होप आप इतना समझ गए होंगे। अब इन्होंने एक एक्टिविटी के थ्रू समझने के लिए बोला है। प्लेस योर हैंड ऑन योर चेस्ट, तुम अपने हाथ को अपने चेस्ट पे रखो। यू कैन फील द चेस्ट मूविंग अप एंड डाउन, तो आप क्या फील करोगे, जो चेस्ट जो है वो अप और डाउन क्या है, मूव कर रही है। ठीक है, तो अप और डाउन जो अप और डाउन जो ये मूव कर रही है, तो वो क्या है, किस प्रोसेस को बता रहा है, ब्रीथिंग प्रोसेस हो रही है हमारी बॉडी में। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि हाउ डू वी ब्रीथ, हम सांस कैसे लेते हैं। ठीक है, ब्रीथिंग प्रोसेस जो है वो कैसे हो रही है। द रेस्पिरेटरी ऑर्गन एंड मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, तो सांस लेने के लिए रेस्पिरेटरी ऑर्गन काम करता है और मैकेनिज्म जो है वो काम करते हैं। ठीक है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन कैसे ब्रीथिंग करते हैं उसी को ही हम डिटेल में इस चैप्टर में करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, किस चीज़ को स्टडी करेंगे, रेस्पिरेटरी ऑर्गन को। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन देखिए अब आगे क्या बोल रही है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग वेरी, जो मैकेनिज्म है वो वेरी कर रहा है, मतलब अलग अलग मैकेनिज्म है सब में। ठीक है, तो डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स, अलग अलग एनिमल्स हैं। ठीक है, तो उनमें अलग अलग मैकेनिज्म हो रही है ब्रीथिंग की। किस पे डिपेंड कर रहा है, तो डिपेंड ऑन देयर हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो वो डिपेंड करता है कि वो ऑर्गेनिज्म किस जगह रह रहा है, लैंड एरिया में रह रहा है या वाटर एरिया में रह रहा है, रह कहाँ रहा है। ठीक है, उसका हैबिटेट क्या है और वो उसकी बॉडी किन से मिलकर बनी हुई है, मतलब सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, टिश्यू लेवल है, ऑर्गन सिस्टम लेवल, कैसा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो देखो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स, स्पंज, सिलेंट्रेट, फ्लैटवर्म, तो उन्होंने कहा कि जो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स जो होते हैं, जैसे कि एग्जांपल बता रखा है, देखो इनके एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो अच्छी तरह से समझना इसे और अच्छी तरह से याद ध्यान में भी रखना आप। ठीक है, क्योंकि आपके नीट के एग्जाम में एग्जाम्पल को लेकर ही क्वेश्चन आते हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि जो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स जो होते हैं उनके अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे हो रहा है, सिंपल डिफ्यूज़न के थ्रू। ठीक है, और जो अर्थवॉर्म जो है वो कैसे करता है, क्यूटिकल के थ्रू भाई गैसेस एक्सचेंज करता है। और इंसेक्ट जो है वो ट्यूब्स के थ्रू गैसेस एक्सचेंज कर रहे हैं। अब ट्यूब्स के थ्रू एक्सचेंज कर रहे हैं तो वो ट्यूब्स क्या है, ट्रैकिया, तो ट्रैकिया के थ्रू गैसेस एक्सचेंज हो रही है तो हम उसे क्या बोलते हैं, ट्रैकियल रेस्पिरेशन। ठीक है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, ट्रैकियल रेस्पिरेशन। क्वेश्चन आ जाए कि ट्रैकियल रेस्पिरेशन क्या होता है, तो बताओगे रेस्पिरेशन अकर बाय ट्रैकिया। एग्जाम्पल पूछे तो आप क्या बताओगे, इंसेक्ट। ठीक है, अब आगे इन्होंने कहा है कि स्पेशल वेस्कुलराइज स्ट्रक्चर कॉल्ड गिल्स, अब गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ये कहाँ होता है, कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन, तो क्या है, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड एंड मोलस्का। ठीक है, आपने फाइलम, ये जो किंगडम, एनिमल किंगडम जो था उसके अंदर फाइलम किया था और उसके अंदर हमने आर्थ्रोपोड फाइलम भी किया था, हमने मोलस्का भी फाइलम भी किया था। तो उनके अंदर जो ऑर्गेनिज्म है तो उनके अंदर जो रेस्पिरेशन जो हो रहा है वो गिल्स के थ्रू हो रहा है। ठीक है, आर्थ्रोपोडा में ही इंसेक्ट भी आते हैं, तो इंसेक्ट के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है वो किसके थ्रू हो रहा है, ट्रैकियल ट्यूब के थ्रू। ठीक है, ट्रैकियल रेस्पिरेशन। आई होप आप समझ गए इतना। अब आगे देखिए क्या बोला इन्होंने, वेयर एज वेस्कुलराइज बैग कॉल्ड लंग्स। अब इन्होंने कहा है कि एक भाई लंग्स के थ्रू भी रेस्पिरेशन होता है, तो लंग्स के थ्रू जो रेस्पिरेशन होगा हम उसे क्या बोलेंगे, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। और ये किसके अंदर होता है, जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, अब देखो आगे ये क्या कह रहे हैं, अमंग वर्टिब्रेट्स फिश यूज गिल्स, तो उन्होंने कहा है कि जो वर्टिब्रेट्स जो होते हैं फिश, और जो फिश जो है वो क्या यूज़ करते हैं, गिल्स को यूज़ करते हैं रेस्पिरेशन के लिए। और जबकि एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स जो है वो किसको यूज़ करते हैं, लंग्स को। अब देखो सभी अलग अलग जगह पे रह रहे हैं। ठीक है, फिश पानी में रहती है तो वो क्या है, गिल्स का यूज़ कर रही है। ठीक है, और एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स जो हैं वो लैंड एरिया में रहते हैं तो वो क्या यूज़ करते हैं, लंग्स यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने ये कहा है कि वर्टिब्रेट्स के अंदर भी हैबिटेट की वजह से जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है वो अलग अलग है। तो फर्स्ट लाइन को आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, क्यों बोला इन्होंने कि वेरी क्यों करता है और किस पे डिपेंड करता है ये। ठीक है,
तो अब जैसे कि एम्फीबियंस बोल रहे हैं, तो एम्फीबियंस आपने देखा है कि एम्फी मीन्स होता है ड्यूल, ठीक है, मतलब वो लैंड एरिया में भी रहते हैं, वाटर में भी रहते हैं। तो इस वजह से क्या है, एम्फीबियंस जो है, जैसे कि फ्रॉग जो होता है वो अगर भाई मिट्टी के अंदर है, गीली मिट्टी में रह रहा है, तो उसकी स्किन, इसका मतलब मॉइस्ट हो चुकी है, तो स्किन के थ्रू रेस्पायर करेगा, तो उसके अंदर क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी होता है। मतलब एम्फीबियंस में लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन हो रहा है, तो मीन्स पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी देखने को मिल रहा है, और एम्फीबियंस स्किन के थ्रू रेस्पायर कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन के थ्रू भी मतलब क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है उनके अंदर, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने कहा है कि जो ब्रीथिंग जो है मैकेनिज्म का, वो वेरी करता है और डिपेंड करता है हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे। आई होप आप समझ के होंगे। एम्फीबियंस में देखो मतलब पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी हो रहा है और क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी हो रहा है, ठीक है। एक एम्फीबियंस है जिसके अंदर काफ़ी टाइप के रेस्पिरेशन देखने को मिलते हैं, और हमारे अंदर ह्यूमन बीइंग के अंदर कैसा रेस्पिरेशन हो रहा है, लंग्स के थ्रू होता है, तो मतलब पल्मोनरी रेस्पिरेशन। अब जैसे कि अब इन्होंने बोला है बर्ड्स, अब जैसे मान लो अगर हम बर्ड का नाम लेते हैं, किसी भी चिड़िया ले लिया, तोता ले लिया, पैरट ले लिया, उसके अंदर अगर रेस्पिरेशन पूछेंगे तो आप क्या बताओगे, लंग्स के थ्रू होता है उनके अंदर रेस्पिरेशन, ठीक है। मतलब कैसा रेस्पिरेशन हो गया उनके अंदर, पल्मोनरी रेस्पिरेशन हो गया, ठीक है। तो फिश के अंदर गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन हो रहा है, तो उनके अंदर कैसा रेस्पिरेशन हो गया, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन हो गया। आई होप आप रेस्पिरेटरी ऑर्गन को अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।